हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ट्रिक आई एम विथ एनएल स्टडी में आप सबका स्वागत है। प्रिय स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान से संबंधित हम संविधान, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक सामाजिक न्याय ये शुरू करने जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण तथा उनकी दशा में सुधार हेतु सिफारिश करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकेगा। यह किस में बताया गया है? अनुच्छेद 340 के अनुसार है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। यह आयोग असफल रहा, निर्णय नहीं हो सका। लेकिन ये प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु 1979 ईस्वी में द्वितीय आयोग बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल नाम आता है कई बार की अध्यक्षता में इस मंडल आयोग के नाम से आया। मंडल आयोग भी कहते हैं, बीपी मंडल आयोग भी कहते हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग भी कहते हैं। 1979 में आया। पिछड़े वर्गों के हित संरक्षण हेतु 14 अगस्त 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ये सन देख लेना 1993, ये तारीख 14 अगस्त याद रहे या न रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1993 ये याद रखना जरूरी है। ये 1993 में आया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सांविधिक निकाय के रूप में गठन किया गया। 102वें संविधान संशोधन जो 2018 में किया गया, अनुच्छेद 338 ख को जोड़कर इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2018 में। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? 338 ख। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकार अधिवेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों के निम्न 4 अधिकार स्वीकार किए गए। कौन कौन से? जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और भागीदारी का अधिकार। ये 4 अधिकार बताए गए हैं। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ के द्वारा ये प्रावधान जो अभी हमने पढ़े हैं, ये प्रावधान 2 सितंबर 1990 से प्रभावी हो गए। भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए? 11 दिसंबर 1992 ईस्वी। ये तारीखें बहुत बार पूछते हैं। बाल अधिकार अधिवेशन के अनुच्छेद 42 के अनुसार उसमें क्या लिखा है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। अनुच्छेद 42। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? प्रिय स्टूडेंट्स, हम पंथ निरपेक्षता और हम भारत के लोग जिस प्रकार उन शब्दों की व्याख्या पढ़ के हैं, उसी प्रकार सामाजिक न्याय ये हमारा रीट में टॉपिक है। तो इसका अर्थ आखिर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। समाज के प्रत्येक स्तर पर समानता स्थापित करते हुए वंचित तथा पिछड़े वर्गों को संरक्षण देना, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर देने के साथ समाज के हाशिए पर स्थित पिछड़े वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाना। ये विशेष रूप से जो वर्ग विभाजन है उसको मिटाकर, चाहे वो किस भी तरीके से हो, पिछड़े वर्ग हैं उनको उनके साथ किसी प्रकार की न्याय में कोई कंजूसी न बरती जाए, उनको सही न्याय मिले। इसीलिए
सामाजिक न्याय विशेष रूप से पिछड़ों के लिए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, ओबीसी वो पिछड़े नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग किसी भी तरीके से पिछड़े हुए, चाहे वो गरीबी में है, चाहे वो जाति धर्म के आधार पर है, चाहे किसी भी तरीके से है, तो पिछड़ों के लिए ये सामाजिक न्याय समानता स्थापित करने के लिए बनाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, बच्चे वंचित वर्ग में शामिल आते हैं। वंचित वर्ग में यानी पिछड़े वर्गों में कौन कौन? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं होती हैं चाहे वो किसी भी जाति की हैं, बच्चे चाहे वो किसी भी जाति के हैं। तो ये सारे के सारे किस में शामिल होते हैं? वंचित वर्ग में। इस प्रकार उन्हें दिया गया संरक्षण सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। वैसे तो हम इन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये अनुच्छेद घूम फिर कर वापस आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 16(4) है, उसमें बताया गया है कि SC ST हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये सामाजिक न्याय से संबंधित लाइन है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता, समानता 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद पढ़े थे ना, याद कीजिए एक बार। विधि संबंधित समानता अनुच्छेद और अवसरों की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, तो वो अनुच्छेद 16(4) है, वो SC ST हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 330 ये SC हेतु विधायिका में आरक्षण, ST नहीं है इसमें, ST के लिए 332 है। SC यानी अनुसूचित शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए विधायिका होती है विधानसभा, तो विधायिका में आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 330। दोस्तों, इतिहास में जिस प्रकार हम इंटरेस्ट के साथ, कहानियों के साथ पढ़ते हैं, वैसा आनंद शायद इन राजनीति के टॉपिक इनको पढ़ने में नहीं आता, लेकिन जब बार बार इनका रिविजन करेंगे तो इसमें भी आनंद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न सीधे कॉन्सेप्ट आधारित हैं और यहीं से पुटअप होते हैं। तो थोड़ा गौर करके इनको पढ़ना। अनुच्छेद 332 ST हेतु विधायिका में आरक्षण, ST के लिए। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, अनुच्छेद 23-24 हमने पढ़ा था पीछे, बलात् और बाल शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बलात् एक तो जबरदस्ती बेगार के रूप में किसी से काम करवाना, एक बाल श्रम बच्चों से श्रम करवाना। तो 23 और 24, बलात् तो 23 था और बाल 24, इसमें निषेध किया गया है, ध्यान रहे। अनुच्छेद 39(4) ये समान कार्य के लिए समान वेतन लिखा गया है अनुच्छेद 39(4) में, या D भी लिखा हुआ आता है, घ भी लिखा हुआ आता है। अनुच्छेद 39 घ या अनुच्छेद 39(4) या अनुच्छेद 39D किसी भी तरीके से लिखा हुआ मिले, कोई दिक्कत नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये लाइन याद रखनी है। यह सामाजिक न्याय में न आकर आर्थिक न्याय में आता है। आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, तो ये वेतन से संबंधित है, वेतन अर्थ की तरफ ले जाता है, तो आर्थिक न्याय में आएगा, सामाजिक न्याय में नहीं। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार कि विधायिका में आरक्षण किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय में। बाल श्रम निषेध ये किस में आता है? सामाजिक न्याय में। तो फिर समान कार्य के लिए समान वेतन ये किस में आएगा? ये आर्थिक न्याय में आएगा। हालांकि बोर्ड ने वो प्रश्न डिलीट भी किया था, उसमें बोनस दिया
पता नहीं क्यों। चलो आगे चलते हैं। संविधान में सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय के लिए जो अनुच्छेद बने हैं वो बार बार हम पूरी राजनीति पढ़ेंगे तो ये अनुच्छेद बार बार घूम फिर कर यही आते रहेंगे। तो 15, 16, 17, 18, 23, 24, 46 और 47 ये अनुच्छेद हैं, ये सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। ये सामाजिक न्याय हमारा टॉपिक है सिलेबस में, उसी से संबंधित अनुच्छेद अगर हम पढ़ना चाहें तो अनुच्छेद 15 धर्म जाति मूलवंश वाला है ना, और 16 अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत, 23 अभी हमने पढ़ा था बलात्श्रम, और 24 बाल श्रम निषेध, बलात्श्रम निषेध, और 46 इसमें क्या है, मौलिक अधिकार है नहीं है। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व आते हैं, तो ये 46 और 47 ये नीति निर्देशक तत्वों में हैं, लेकिन उसमें भी सामाजिक न्याय से संबंधित बातें आती हैं। तो SC ST दुर्बल व कमजोर वर्गों की शिक्षा हेतु या शिक्षा हितों की अभिवृद्धि हेतु कौन सा अनुच्छेद है? 46 है। इसमें सामाजिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद बनता है ये। इसी प्रकार अनुच्छेद 47 है, पोषाहार, लोक स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यानी स्वास्थ्य संबंधित है। तो पोषाहार स्कूलों में दिया जाता है ना, वो अनुच्छेद 47 भी सामाजिक न्याय से संबंधित है। अनुच्छेद ये सामाजिक न्याय से संबंधित है, हो सकता है ये मौलिक अधिकारों में हो सकता है ये नीति निर्देशक तत्वों में हो, लेकिन हमें सिर्फ एक बार सामाजिक न्याय वाले अनुच्छेद उनके बारे में गौर करना है। 93वां संविधान संशोधन किया गया था, क्यों? उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। 93वां संविधान संशोधन सीधा पूछ लेते हैं, पिछड़ा वर्गों के आरक्षण से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 93वां। आगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक नीति निर्देशक तत्व इस रूप में हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय शब्द आ गया तो वो सामाजिक न्याय वाला कॉन्सेप्ट है, वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, इसलिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 है, भाग 4 पूरा पूरा नीति निर्देशक तत्वों को समर्पित है संविधान का, और ये तेज बहादुर सप्रू समिति के द्वारा निर्मित किए गए नीति निर्देशक तत्व हैं। ये भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर है जुड़े गए? भाग 4 ये तेज बहादुर सप्रू की समिति है, उसके द्वारा निर्मित है। और कौन से देश से लिए गए? आयरलैंड से। अनुच्छेद 51 क जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य हम पढ़ चुके हैं, वो नीति निर्देशक तत्वों में ही आता है ये 51, और 51 में एक 51 क जोड़ दिया संशोधन करके, और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य समाज में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। गेटोआइजेशन ये शब्द बहुत बार आया है, इसका मतलब क्या होता है? यह शब्द सामान्यतः ऐसे क्षेत्र व बस्ती के लिए उपयोग होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग निवास करते हैं, एक ही समुदाय के लोग निवास करते हैं तथा उस समुदाय की स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया, ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम गेटोआइजेशन कहते हैं। तो एक ही जाति से संबंधित है, एक ही प्रजाति से संबंधित है निवास करने वाले होते हैं। दोबारा देखिए,
गेटवाइजेशन यह शब्द सामान्यतः ऐसे क्षेत्र व बस्ती के लिए उपयोग होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग निवास करते हैं, एक ही वर्ग के एक ही समुदाय के लोग निवास करते हैं और उस एक ही समुदाय की स्थिति तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया बनी वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? गेटवाइजेशन कहलाती है। एक अन्य टॉपिक है हमारे सिलेबस में बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। आजकल काफ़ी प्रश्न चाहे कोई भी परीक्षा हो उसमें इनसे संबंधित जरूर पूछते हैं। तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया कब है? 20 नवंबर 1954 को। इसकी परिकल्पना बाल अधिकार, बाल का मतलब बालक, बालकों के अधिकार से संबंधित परिकल्पना सबसे पहले सोच किसकी है? यह एक भारतीय नागरिक था, वी.के. कृष्ण मेनन इनके दिमाग की उपज है और उसी को आधार मानकर उसी की सोच को आधार में रखते हुए विश्व में ये बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण अधिनियम बना। तो भारत ने, हालांकि विश्व में बन चुका था, लेकिन भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? 1992 में। अब देखो शुरुआत 20 नवंबर से हुई है, तो इसे बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं 20 नवंबर को। ये प्रश्न काफ़ी बार आया है। भारत में बालक, हम चलो बालक, बाल ये शब्द पढ़ लेते हैं, बच्चा है, व्यक्ति है, नौजवान है, जो भी है, तो बालक को किस व्यक्ति को हम बालक कहेंगे? तो 18 वर्ष से कम आयु का जो लड़का है या लड़की है, यानी 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी है उसको हम बालक कह सकते हैं। 16 वर्ष का बालक, 15 वर्ष का बालक, 17 वर्ष का बालक, लेकिन 19 वर्ष का होता है उसको बालक नहीं कहेंगे, उसको युवा कहेंगे, युवक कहेंगे, नौजवान कहेंगे, व्यक्ति कहेंगे। भारतीय संविधान में बाल अधिकारों, बात नहीं ये बाल है, बाल अधिकारों संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। कौन कौन से हैं? ये वही हैं जो पीछे हमने पढ़े हैं। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, मौलिक अधिकारों में हम पढ़ कर आए हैं। तो कानून के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में, 15 में बालकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा समाज है, ये बड़े लोग बच्चों को हीन भावना से देखते हैं या दयनीय दृष्टि से देखते हैं कि ये तो बच्चा है, ये ऐसा नहीं कर सकता है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा, ये उस पर दबाव डालते रहते हैं। तो बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून के समक्ष बच्चों के लिए समानता होनी चाहिए। उम्र को ध्यान में रख कर उसके प्रति कोई एक्स्ट्रा निर्णय नहीं देना चाहिए। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमने पढ़ी थी मौलिक अधिकारों में। तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बालकों का भी है। निजता के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार है, ये बना दिया गया है। अब अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद 21 क और जोड़ दिया, जो 86वां संविधान संशोधन हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, वही संशोधन है। ये हर जगह पढ़ा जाता है और शिक्षा नीति भी इसी के आधार पर लागू हो चुकी है। तो ये 2009 आरटी एक्ट 2009 के नाम से पुकारते हैं इसे। ये अनुच्छेद 21 क बनाकर अनुच्छेद 21 में जोड़ दिया। और 1 अप्रैल 2010 से, देखिए डेट, ये डेट बहुत बार पूछते हैं, आगे भी पूछेंगे, जीवन भर पूछेंगे, जो भी परीक्षा होगी उनमें ये डेट तो ज़रूर ही पूछेंगे, चाहे किसी भी तरीके का पेपर हो। तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ आरटी एक्ट 2009। अनुच्छेद 23 फिर आ गया बलात्श्रम। अनुच्छेद 24 बाल श्रम, ज़बरदस्ती काम करवाना किसी से वो तो होता है बलात्श्रम, बेकार करवाने, पैसे देना नहीं।
और बाल श्रम यानी जो बालक हैं उनसे काम करवाना, ये बाल श्रम दोनों में फर्क है। बाल श्रम में बड़े बुजुर्ग भी आ सकते हैं, लेकिन बाल श्रम में सिर्फ छोटे बच्चे आएंगे, तो इनसे काम करवाना इनको निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। इसी प्रकार अनुच्छेद 39 है। कई बार हमारे घरों में आर्थिक तंगी होती है, हम बच्चों से कहते हैं कि जाओ 2 पैसे की मजदूरी करके ले आओ, तो उस तंगी के बारे में इस अनुच्छेद में जिक्र किया गया। आर्थिक तंगी की वजह से किसी बालक या महिला को जोर जबरदस्ती किसी अनुपयुक्त व्यवसाय में न धकेला जाए। हम देखते हैं बहुत अरड़ कार्य दिया जाता है बच्चों को, काफ़ी जगह सरकार उनको छुड़वा के भी लाते हैं, लेकिन प्रयास फिर भी कम ही माने जा सकते हैं। आज भी ये दयनीय स्थिति बनी हुई है। घर वाले कहते हैं कि तंगी थी, इस वजह से वो काम पर गए हैं बच्चे, और बच्चे पैसे कमाते हैं। तो अनुच्छेद 39 में जिक्र किया गया है कि आर्थिक तंगी की वजह से किसी बालक या महिला को जोर जबरदस्ती कोई अनुपयुक्त व्यवसाय या किसी काम में नहीं धकेला जाए, उसको आराम से जीवन जीने देना चाहिए। अनुच्छेद 39(6) अगर किसी बच्चे का शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध सुरक्षा से संबंधित ये अधिकार है। अनुच्छेद 45 ये तो बहुत बार पूछा गया है और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि आजकल जो आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं उन्हीं को समर्पित है ये 45। 6 वर्ष से पहले के बच्चों की शिक्षा के लिए जो अनुच्छेद बना है वो 45 है। तो इसमें भी बालकों के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। 51 जो बच्चे 6 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा आंगनबाड़ी के माध्यम से, और वो अनुच्छेद 45, तो 6 वर्ष के बाद सीधे अनुच्छेद 51 में आ जाओ। ये 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको घर का काम नहीं करवाना, घर का काम या कोई मजदूरी का काम, कोई हरड़ काम, वैसे तो घर के छोटे मोटे काम करते हैं बच्चे अपने हिसाब से, वो काम नहीं है। जोर ज़बरदस्ती किसी बच्चे से काम करवाना वो होता है ना। तो माँ बाप का, जो भी उनके संरक्षक हैं, माँ बाप हैं, जो भी उनके रखवाले हैं, उनको सरकार ने एक कर्तव्य बनाकर दे दिया कि 6 से 14 वर्ष तक का अगर आपके संरक्षण में कोई बच्चा है तो उस बच्चे को शिक्षा दिलवाइए, स्कूल भेजिए। ये कर्तव्य बना दिया है। मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया है ये। तो वो ये 51 बच्चों से संबंधित है, बालकों से संबंधित। इस प्रकार ये मुख्य अनुच्छेद हमने देखे। थोड़ा दोबारा रिवीजन कर लेना। बाल विकास की मुख्य योजनाएं एवं प्रयास। बालकों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? वैसे तो बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन हमें मुख्य योजनाओं के बारे में थोड़ा पढ़ना है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो 1933 में बना, शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1929 में शारदा हमारे अजमेर से बिलोंग करते थे, राजस्थान से। तो ये शारदा एक्ट 1933 में बना। इसमें मुख्य बात विवाह की आयु के लिए कही गई थी। विवाह की आयु से संबंधित है ये 14 व 18 वर्ष, अर्थात लड़की की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ये 1929 में शारदा एक्ट में बताया गया था, और वो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट लागू हुआ था। तो उसमें बताया गया पहले 7 वर्ष 8 वर्ष की बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन इस के जो एक्ट है शारदा एक्ट, इसमें पारित किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए और लड़के की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और आगे कई वर्षों तक ये चलता रहा। राजस्थान में राजपूत हितकारिणी सभा के बारे में बहुत सुना हमने। तो राजस्थान में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन 1989 में हुआ। वो भी विवाह की आयु से संबंधित था। वो कहाँ हुआ था गठन? अजमेर में।
कब 1889 में, ये रीट में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अक्षय तृतीया, ये विवाह से संबंधित अगर कोई टॉपिक है तो अक्षय तृतीया का नाम जरूर आता है, क्योंकि इस दिन हमारे राजस्थान में तो अखा तीज को एबूझ मुहूर्त कहते हैं। एबूझ सावा अर्थात किसी पंडित जी की आवश्यकता नहीं है। अगर अखा तीज है तो उस दिन कोई भी बच्चा हो, कोई भी जोड़ा हो, उसकी शादी कर दीजिए, सब शुभ होगा, ऐसी मान्यता है। तो अखा तीज विवाह हेतु एबूझ मुहूर्त के रूप में मानते हैं राजस्थान में। तो अक्षय तृतीया को बहुत अधिक संख्या में बाल विवाह होते हैं। आजकल सरकार सक्रिय हो चुकी है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी विवाह होता है तो देख रेख सरकार स्पेशल ऑर्डर देती है, आदेश देती है अधिकारियों कि ध्यान रखिए कहीं बच्चों की शादी तो न हो रही हो। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में बना, पहले शारदा एक्ट, उसके बाद मुख्य ये आयु से संबंधित 2006 में बना है। 1 नवंबर 2007 से ये लागू हो गया। विवाह हेतु अब आयु 14 की जगह 18 वर्ष कर दी गई। लड़की की आयु 14 वर्ष थी शारदा एक्ट में, यहाँ 18 वर्ष हो गई। और लड़के की आयु 18 वर्ष थी, वो 21 वर्ष कर दी गई। इससे कम आयु के बच्चों की शादी करना गैर कानूनी है। कारखाना कानून, ये कानून अधिनियम एक्ट बालकों से संबंधित बने हैं तो इनकी डेट याद रख लेना, कब बना, क्रम पूछ लेते हैं कई बार। कारखाना कानून जिसे न्यूनतम मजदूरी एक्ट भी कहते हैं, यानी मजदूरी कम नहीं मिलनी चाहिए, 1948 में बना। खान अधिनियम, ये 1952 में बना। इसमें 1983 में संशोधन भी हो चुका है। बाल अधिनियम, ये 1959 में बना। 1959 में यूएनओ द्वारा 10 सिद्धांतों पर रजामंदी दी गई। बाल यानी बालक अधिनियम एक्ट, बालकों के लिए एक्ट है। यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 सिद्धांतों पर रजामंदी दी गई है। 10 सिद्धांत, बस इतना याद रख लेना, 10 सिद्धांत थे। कौन कौन से थे उसके बारे में इतने गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। 1959 में आया ये। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कानून, ये 1986 में, ध्यान से दोबारा देखिए, ये बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कानून, ये बालक किशोर जो किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं 12 वर्ष के बाद की आयु, 12 से 18 वर्ष या विवाह तक की आयु है किशोर अवस्था। तो जब शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं एकदम से, तो शारीरिक परिवर्तन जो हो रहे हैं एकदम से, वो किशोर अवस्था, वो है तो बालक 18 वर्ष से छोटी आयु का वो बालक मान लिया सरकार ने। हालांकि एक संशोधन और हुआ था निर्भया कांड के बाद। 1986 में गुरुपद स्वामी की रिपोर्ट पर बनाया गया कानून है ये। किस समिति की रिपोर्ट? गुरुपद स्वामी की रिपोर्ट पर बनाया गया था। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कानून कब बना? 1986 में। विश्व बाल श्रम निरोध दिवस, ये कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? 12 जून। विश्व बाल श्रम निरोध दिवस है 12 जून को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? 5 मार्च 2007 को। राष्ट्रीय बाल है ये, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, एक राज्य होता है तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसका मिशन अर्थात इसमें क्या है कि भारत में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और उनकी रक्षा की जाए। भारत में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, प्रोत्साहन और रक्षा करना, ये है। 3 वर्ष की समयावधि के लिए ये होता है इस आयोग में अध्यक्ष, या आगे 3 वर्ष के लिए होते हैं। इसमें अध्यक्ष के अलावा 6 अन्य सदस्य होते हैं। कुल कितने हो गए? 7 हो गए। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, और इनमें भी 6 सदस्यों में 2 महिलाओं का होना जरूरी है, अनिवार्य। ये प्रश्न रीट में पूछा हुआ है।
तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में। उसमें कितने सदस्य हैं? 7 हैं, अध्यक्ष सहित, और अध्यक्ष के बिना 6, और 6 में 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। ये बातें याद रख लेना। इसी प्रकार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, वो तो राष्ट्रीय था, ये राजस्थान राज्य है। ये 23 फरवरी 2010, वो 2007 को था, ये 23 फरवरी 2010 को इसका गठन किया गया। 3 वर्ष के लिए वो था और 3 वर्ष के लिए ये। अध्यक्ष सहित कुल इसमें भी 7 सदस्य हैं, उसमें भी 7 थे, और इसमें भी 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो ये बातें थोड़ी याद रख लेना। राष्ट्रीय बाल नीति, अब आता है राष्ट्रीय बाल नीति। 23 अप्रैल 2013 को आई थी ये राष्ट्रीय बाल नीति। इसमें किशोर न्याय 2015, अगला बिंदु है किशोर न्याय, यानी किशोरों से संबंधित न्याय 2015 में आया। बालकों की देख रेख एवं संरक्षण के लिए, बालकों की देख रेख एवं संरक्षण के लिए ये क्यों आया? मैंने अभी पीछे थोड़ा सा एक नाम लिया था, निर्भया, बस वही मामला था दोस्तों। उस मामले में दिल्ली में बहुत बड़ी घटना घटित हो गई थी कि बालक किसको कहें। सरकार ने 18 वर्ष मान लिया, लेकिन वो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा घटना घटित की गई थी। तब ये समस्या आ गई थी पूरे समाज के, पूरे देश के सामने कि आखिर बालक की परिभाषा क्या हो। तब ये नियम आया था, किशोर न्याय अधिनियम 2015 बालकों की देख रेख एवं संरक्षण के लिए था। किशोर अपराधियों की आयु, यानी किशोर भी अपराध कर देते हैं, तो उनकी आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की गई। कब? किशोर न्याय एक्ट 2015 के द्वारा। किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को 3 श्रेणियों में बांटा गया दोस्तों। जघन्य, एक तो जघन्य अपराध, एक गंभीर अपराध और एक मामूली अपराध होते हैं। किशोर भी बहुत बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आजकल हरियाणा की तरफ तो हम देखते हैं कि किशोर पता नहीं कैसी कैसी घटनाएं कर रहे हैं। हरियाणा वाले प्लीज़ नाराज़ न मत होना, लेकिन अखबारों में पढ़ा हुआ देखते हैं, समाचारों में सुनते हैं कि इस प्रकार की घटना होगी, और वो हरियाणा की तरफ से ही संदेश आता है कि वहाँ की घटना ये। वैसे तो पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में सब जगह हो रहा है, किसी एक क्षेत्र विशेष की और हमें इशारा नहीं करना चाहिए। खैर सॉरी। जघन्य, न्यूनतम 7 साल की सज़ा होती है। जघन्य अपराध अगर किसी बच्चे ने किया है जो माफ़ी देने योग्य न हो, यानी बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है उस बच्चे ने, किशोर ने, तो उसके लिए न्यूनतम कम से कम 7 साल की सॉरी सज़ा, उससे अधिक चाहे कितनी हो, लेकिन कम से कम 7 साल की सज़ा होनी चाहिए। उससे ऊपर 12 साल की हो सकती है, 15 साल की हो सकती है, जीवन की हो सकती है। दूसरा गंभीर, अगर गंभीर अपराध किया है, ये गंभीर की परिभाषा, जघन्य की परिभाषा और मामूली अपराध की परिभाषा, इस समयावधि से, सज़ा की समयावधि, इससे आप अनुमान लगा लेना। वैसे इसमें गहराई में नहीं पढ़ना है हमें। 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। गंभीर अपराध अगर किसी ने किया तो 7 साल तक की सज़ा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। हाँ, 5 साल की दे सकते हैं, 6 साल की दे सकते हैं, 4 साल की भी दे सकते हैं, वो गंभीर में आ जाएगा। और मामूली अपराध किया है तो उसको 3 साल से कम की सज़ा दी जाएगी। आगे बाल श्रम संशोधन विधेयक 2016 फिर से आया, संशोधन किया गया। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के 83 प्रकार के खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 83 प्रकार के कामों को खतरनाक श्रेणी के काम बताए गए हैं। तो उन 83 प्रकार के खतरनाक कामों को बालकों से नहीं करवाना चाहिए। किन बालकों से? जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं। बालक की परिभाषा हमने शुरू में पढ़ा था, 18 वर्ष से कम आयु का बालक होता है, और यहाँ देखो इस अधिनियम में 16 वर्ष की आयु मान ली है। और यहाँ काम में अगर किसी बच्चे को लगा रहे हैं तो 14 वर्ष की आयु से कम आयु का बच्चा है, वो चाहे घर का काम हो, चाहे खेत का काम हो, चाहे कहीं हो, खतरनाक श्रेणी के व्यवसाय माने गए 83 प्रकार के, उसमें ये बच्चा काम नहीं करना चाहिए, ये प्रतिबंध लगा दिया। व्यक्तियों की तस्करी रोकथाम एवं पुनर्वास विधेयक 2018 में फिर आया है। 2018 में एक विधेयक आया। मानव तस्करी होती है, हम सब जानते हैं। और जो बच्चे होते हैं, अनाथ होते हैं या अन्य जो भी हैं, पुनर्वास, बच्चों के दोबारा पुनर्वास के लिए ये विधेयक बना था। इसमें अगर किसी बच्चे कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो इसमें एक
कॉन्टैक्ट नंबर हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये हमें याद भी रखने चाहिए। 1098 पर कोई बच्चा स्कूल में घटना घटित हो जाती है, रास्ते में घटना घटित हो जाती है या कहीं भी अकेला है, तो इन नंबरों पर 1098 पर उसे तत्काल घंटी कर देनी चाहिए, सहायता उपलब्ध हो जाएगी। लोकतंत्र, ये यहाँ तक दोस्तों बालक या बाल संरक्षण से संबंधित टॉपिक था, वो करीब करीब हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद में निर्वाचन से संबंधित हमारे सिलेबस में एक और टॉपिक दिया गया है, उसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचन है अर्थात चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होते हैं। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1989 में हुआ था, उसके तहत मतदान की आयु कितनी की गई? जिसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है, उस लड़के को मतदान का अधिकार है। लड़का हो चाहे लड़की हो, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसको कब थी ये? 1989 से पहले, उसको घटाकर इस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, एक बार पुनः सुनिए मेरे वक्तव्यों को, कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उससे पहले मतदान करने हेतु आयु कितनी थी? 21 वर्ष। उसको घटाकर अब कितना कर दिया? 18 वर्ष। आज कोई लड़का या लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष है वो मतदान कर सकता है, लेकिन 1989 से पहले वो मतदान नहीं कर सकता था, उनकी आयु 21 निर्धारित थी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कौन से? ये 61वां ये नंबर पूछते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा। और निर्वाचन के लिए आयु, ये तो हो गया मतदान के लिए। एक होता है निर्वाचन। निर्वाचन के लिए आयु क्या होती है? जब हम MP का चुनाव लड़ते हैं, MLA का चुनाव लड़ते हैं या पंच का चुनाव लड़ते हैं, सरपंच का, तो उसके लिए बताया गया विधानसभा व लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा एवं विधान परिषद में चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। दोबारा देखिए, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राष्ट्रपति या राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसी प्रकार पंच, सरपंच, इनका चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। इस प्रकार ये निर्वाचन के लिए आयु निर्धारित की गई है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। इस इकाई से संबंधित 2 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, एक वीडियो और लेके आऊँगा, ये इकाई पूरी हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना प्लीज़। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर का फर्ज तो बनता है ना। आपके कमेंटों से मुझे थोड़ा मोटिवेट भी मिलेगा। मुझमें कमियाँ है, बोलने में कमी है, लिखने में कमी है, समझाने में कमी है, तो वो पता आपके कमेंटों के द्वारा ही चलेगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।